मैं डॉक्टर सपन अस्थाना, उद्यमिता बी सी ओ एस 185 में आपका आज इस ऑनलाइन स्वयं प्रभा के काउंसलिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग उद्यमिता बी कॉस 185 की इकाई 3 और इकाई 4 के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हम देखें तो इकाई 1 और 2 में आप सभी ने उद्यमिता का परिचय, उसके जितने भी जो है कहा जाए कि आधारभूत सिद्धांत और चीज़ें थी उद्यमिता से संबंधित, उसकी जानकारी आपने प्राप्त किया। इकाई 1 और 2 में उद्यमिता के सिद्धांत, मॉडलों, अवधारणाओं और महत्व के बारे में पर्याप्त जानकारी आपने प्राप्त किया। जब हम इकाई 3 की बात करते हैं तो इकाई 3 उद्यमिता के आयाम से संबंधित है। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि उद्यमिता के आयाम के विविध पहलू कौन-कौन से हैं, भूमिका क्या है और उसके विविध उद्यमिता के आयाम जैसे ग्रामीण उद्यमिता, महिला उद्यमिता, सामाजिक उद्यमिता, परिस्थिति केंद्रित उद्यमिता, सांस्कृतिक उद्यमिता, तकनीकी उद्यमिता, विरासत और पर्यटन उद्यमिता, अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता। हम कह सकते हैं कि उद्यमिता के विविध आयामों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही इकाई 4 जो उद्यमिताओं की दक्षता से संबंधित है, उसके विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे। जब हम इकाई 3 का अध्ययन करते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि इस इकाई का अध्ययन करने के बाद हमारे जो लर्नर्स, जो विद्यार्थी स्वयं प्रभा के इस चैनल को लाइव देख रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे क्षेत्रों पर चर्चा कर सकेंगे जहां उद्यमिता फल फूल रही है। ग्रामीण उद्यमिता और अर्थव्यवस्था में इसके महत्व के बारे में चर्चा कर सकेंगे। महिला उद्यमिता और सामाजिक उद्यमिता की आवश्यकता की जो एक व्याख्या है, आप और हम कर सकेंगे। परिस्थिति केंद्रित उद्यमिता, इकोप्रेन्योरशिप की भी को हम अच्छे से समझ सकेंगे। साथ ही साथ सांस्कृतिक उद्यमिता, तकनीकी उद्यमिता के विषय में भी जानकारी ले पाएंगे। अगर हम देखें तो जो वर्तमान परिदृश्य है, चाहे वह राष्ट्रीय हो, चाहे वह वैश्विक स्तर पे हो, उसमें उद्यमिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले कर रहा है। आज एक युवा, एक विद्यार्थी, वह जॉब जो है सीकर की जगह, माने रोजगार प्राप्त करने की जगह, वह जॉब प्रोवाइडर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो है दृढ़ संकल्पित है। तो हम कह सकते हैं ऐसे परिदृश्य में उद्यमिता का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो जब हम उद्यमिता के विविध आयामों की बात करें कि उद्यमिता किन किन क्षेत्रों में और उद्यमिता जो है अगर कोई जो है उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वह कार्य कर सकता है। तो उसमें अगर हम देखें तो एक जो उद्यमिता के आयाम हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है ग्रामीण उद्यमिता। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष कृषि प्रधान जो है देश है और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रतिशत में जो जनसंख्या है वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे ही जीवन यापन करती है। तो ग्रामीण उद्यमिता को आय और रोजगार बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण समुदायों में स्थिरता और विकास प्रदान करने के साधन के रूप में देखा जाता है।
एक नए संगठन के निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि ग्रामीण परिवेश में एक नया उत्पाद पेश करता है, एक नया बाजार बनाता है और उसमें कार्य करता है और एक नई तकनीक का उपयोग करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक नया उत्पाद जो नया प्रोडक्ट बना रहा हो और उसको मार्केट में जो है प्रवेश करा करके एक नया बाजार का स्वरूप दे रहा हो, उसमें कार्य कर रहा हो और नई-नई तकनीकियों का उपयोग कर रहा हो। तो जहाँ इन सभी चीज़ों का एक जो है समावेश हो रहा हो, वहाँ पे ग्रामीण उद्यमिता का जो क्षेत्र है, वह बढ़ जाता है। यहाँ उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं और कोई भी अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई अवसर है तो उसको अवेल करते हैं। अगर कोई चुनौती है तो उसको ग्रामीण उद्यमिता जो है अवसरों में बदलने का कार्य करते हैं। अगर हम देखें तो ग्रामीण स्तर पर उभरती हुई उद्यमशीलता व्यवसाय, उद्योग, कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हो सकती है। आर्थिक विकास के लिए एक संभावित कारक के रूप में कार्य करती है। उत्पादन के कारकों को संगठित करता है और जोखिम उठाता है। जो उत्पादन के विभिन्न कारक हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना और उनको लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में जो है सबका सही-सही उपयोग करना, यह उद्यमिता के बहुत जो एक उद्यमी होता है, उसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ग्रामीण उद्यमी इन सभी को जो है सुनिश्चित करता है और उसमें जोखिम भी बहुत समाहित होता है। अ, कहा भी जाता है कि उद्यमिता में नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। इसका मतलब कि अगर कोई जोखिम नहीं लेता है तो वह एक सफल उद्यमी नहीं बन पाएगा और जिस डिग्री में आप जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं उसी डिग्री में आप लाभ और सफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें तो भारत में जो श्रम है यह बहुतायत है और पूंजी की कमी है। तो हम इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है व्यापक बेरोजगारी हमारे जो है समाज में दिखती है और अल्प रोजगार है। तो प्रश्न ये है कि व्यापक बेरोजगारी और अल्प रोजगार की अगर चुनौती है तो इससे हम कैसे उभर सकते हैं? इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण उद्यमी हैं, इनकी संख्या में बहुत तेजी से जो है बढ़ोतरी करने का प्रयास करना होगा, तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी प्रगति आएगी। अगर हम देखें तो ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत सारी सरकारी सहायता भी प्रदान की जा रही है। बहुत सारे गैर सरकारी संगठन और बहुत सारे स्वयं सहायता समूह इस क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हाल में ही अगर हम देखें तो जैसे आप जानते हैं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है जिसको एमएसएमई कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम वह भी उद्यमिता के क्षेत्र में स्पेशली ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत ही सहयोग प्रदान करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगर उसको अ, जॉब जो है प्रोवाइडर के रूप में जो है उनको प्रशिक्षित कर दिया जाए और वो अपने छोटे और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को जो है स्थापित करने के लिए उनको जो है पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से जो है एक प्रगति होती है। इस दिशा में बहुत सारे उस्मायन केंद्र जिनको इंक्यूबेशन सेंटर्स कहते हैं वह भी स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि उद्योगों में नवाचार के लिए स्टार्टअप
को बढ़ावा देना। इसके अलावा ऐसे उद्यम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण उद्यमिता का सहयोग करते हैं, को विकसित करना। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो ग्रामीण उद्यमिता है, इसके लाभ क्या हैं? अगर इस क्षेत्र में जो यह उद्यमिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, अगर इसमें कोई कार्य कर रहा है, तो उससे हमारे सोसाइटी को, उससे हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा? पहला तो है कि रोजगार के अवसर पैदा करना। ग्रामीण उद्यमी उन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां पहले से ही प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी है, जिसको जब अक्सर इस पे चर्चा होती है कि ग्रामीण अंचल में मौसमी बेरोजगारी बहुत होती है। उनको सीज़नल एम्प्लॉयमेंट मिलता है और कई बार वो जो है विदाउट सीज़न अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे अवसर में अगर हम देखें तो ग्रामीण उद्यमिता ही एक उनके लिए बहुत अच्छा अवसर प्रदान करती है, जिससे वह रोजगार प्राप्त कर सकें पूरे-पूरे वर्ष भर। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा को अर्जित करने में भी यह ग्रामीण उद्यमिता बहुत ही सहायता प्रदान करती है। एक ग्रामीण उद्यमी कला और शिल्प की रक्षा और प्रचार में मदद करता है और ग्रामीण भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करता है। तो इस प्रकार से जो भी ग्रामीण उद्यमी कार्य करते हैं, वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विदेशी मुद्रा जो भारत को प्राप्त होती है या किसी भी देश को प्राप्त होती है, उसमें मदद करते हैं। जब हम बात करते हैं यूथ डेवलपमेंट की, ग्रामीण युवाओं का विकास के संदर्भ में, तो ग्रामीण उद्यमिता उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है सहायक होती है। क्योंकि जो युवा है, इसको सही समय पे रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाएं और वह भी स्वरोजगार, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ग्रामीण उद्यमिता इस क्षेत्र में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। जो युवा ग्रामीण उद्यमिता ग्रामीण युवाओं को जो है बहुत सारे अच्छे अवसरों को उपलब्ध कराता है, उनको एक सीड मनी दे करके, जिससे अपने रोजगारों को स्टार्ट कर सकें इस दिशा में, चाहे वह राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। और भारत के विविध प्रकार से ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं का विकास जो है ग्रामीण उद्यमिता के जरिए किया जा सके। साथ ही साथ बेहतर जीवन स्तर, जब ग्रामीण उद्यमिता का विकास होता है, तो जो लाइफ स्टाइल है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें जो है बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास धन आता है, उनको आय प्राप्त होती है, तो लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली जो है उनकी बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर ग्रामीण अंचल में ग्रामीण उद्यमिता पे बल दिया जाए, तो लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा होगा, जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। अच्छा खाना खाएँगे, अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएँगे और अच्छे से जो एक रहने का तौर-तरीका है, उस पे भी जो है वह अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। चाहे उसमें अच्छी शिक्षा हो, चाहे उसमें अच्छा जो है चिकित्सा सुविधा हो। जब हम बात करते हैं संतुलित क्षेत्रीय विकास की, तो ग्रामीण उद्यमी संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। और इन क्षेत्रों में देखा जाए तो जैसे जो क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे उद्योगों की संख्या बहुत कम है, उद्यम बहुत कम स्थापित किए जा रहे हैं, वहाँ पे अगर ग्रामीण उद्यमी अपने अ, उद्यमिता के जो है संगठन को स्थापित करता है, तो निश्चित वहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, अवसर का सृजन होता है और उस सृजन से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और वह क्षेत्र जो है स्वतः विकसित होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है,
अम, तो वहाँ पे उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ग्रामीण उद्यमिता पलायन रोकने में भी बहुत मदद करती है। ग्रामीण उद्यमिता जनरली जो काम की तलाश में हमारे ग्रामीण ग्रामीण जो एक कार्य करने के योग्य जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, वह प्रायः जैसे वो कार्य करने के योग्य होते हैं, वह ग्रामीण अंचल को छोड़ कर के शहर की तरफ पलायन कर देते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण उद्यमिता का पर्याप्त अवसर है और उस दिशा में अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो वह कभी भी शहर की तरफ पलायन नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो उसकी संख्या बहुत कम होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही जो है तर्कसंगत उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप लोगों ने कोविड-19 में देखा कि जब पूरे वैश्विक लेवल पे एक गंभीर चुनौती आई कोविड-19 के रूप में, सभी लोग शहरों से गाँव की तरफ पलायन शुरू कर दिए। जो जहाँ पे था, वह गाँव की तरफ बढ़ने लग गया। उसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि शहर में उद्यमिता ठप हो गई, तो ग्रामीण अंचलों में वह जा रहे थे, जहाँ पे उनका गाँव था, उनका घर था। फिर कई लोगों ने अ उसी ग्रामीण अंचल में ही अपनी उद्यमिता का कार्य प्रारंभ कर दिया और वह फिर शहर की तरफ नहीं लौटे। तो पलायन रुकने में भी यह ग्रामीण उद्यमिता बहुत ही सहायक है। ग्रामीण उद्यमिता के बहुत सारे उदाहरण भी हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। जैसे रिचार्जेबल सोलर लालटेन अगर हम देखें, तो यह भी एक ग्रामीण उद्यमिता का ही उदाहरण है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपके समक्ष लूँगा। जैसे बिहार के सारण जिले के तरैया गाँव के कामेश्वर प्रसाद ने विलुग्र के ऊर्जा उद्यमी उस्मायन कार्यक्रम, हम कह सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर इन्क्यूबेशन प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया और उसमें जानकारी हासिल करने के बाद कामेश्वर प्रसाद ने एक रिचार्जेबल सौर लालटेन का व्यापार शुरू किया। अपने गांव में बिजली की स्थिति को देखते हुए उन्हें पता था कि रिचार्जेबल सौर लालटेन का बाजार आने वाले भविष्य में बहुत ही अच्छा होगा। वह आजीविका के लिए किसी शहर में पलायन करने के बजाय अपने दम पर कुछ करना चाहते थे। जैसा अभी हम लोगों ने बताया कि ग्रामीण जो अंचल से ग्रामीण उद्यमिता हमेशा पलायन को रोकती है। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी ये सोचा कि मैं शहर में न जाकर के अपने ग्रामीण अंचल में कुछ कार्य करता हूँ। अ, जैसा कि उनके बहुत सारे कम्युनिटी के लोग अच्छा-अच्छा कर रहे थे। फिर उन्होंने 15,000 रुपए की एक छोटी पूँजी का निवेश किया, जो जमा राशि के रूप में बहुत ही आवश्यक थी। शुरू में उन्होंने कुछ घरों में परीक्षण के लिए मुफ्त लालटेन दी, जिससे उन्हें लोगों के मुँह पर बात करने में मदद मिली। जैसे हम कहते हैं ना कि हम पायलट टेस्ट करते हैं कोई चीज़ जब मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो इन्होंने ग्रामीण उद्यमिता के तहत ही इस कार्य को स्टार्ट किया। विलुग्रो और साइजा फाइनेंस के सहयोग से जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको वित्त उपलब्ध कराने के लिए खुद पहल करते हैं। तो इनको विलुग्रो और साइजा फाइनेंस वित्त के सहयोग से इन्होंने बाजार में अपनी संभावनाओं के बारे में जांच की और सकारात्मक जो है प्रतिक्रिया इनको प्राप्त हुई। पॉजिटिव फीडबैक इनको मिलने लग गया। इन्होंने महसूस किया कि केरोसिन आधारित प्रकाश ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत बहुत महंगा था। अगर हर जो है विलेज होल्ड को देखें, ग्रामीण घरों को देखें, तो प्रतिदिन लगभग 8-10 रुपए उसकी लागत आती थी और प्रकाश की गुणवत्ता भी बहुत खराब। आप समझ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा बहुत नुकसानदायक करती थी। लेकिन उन्होंने उसमें एक अवसर ढूँढा और रिचार्जेबल सोलर लालटेन का जो है कारोबार शुरू किया, जिसकी लागत भी कम आई और इस प्रकार से उन्होंने ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में एक
कीर्तिमान स्थापित किया। इसी प्रकार से मिट्टी कूल फ्रिज का भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसको आप लोग जान सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने एक मिट्टी की प्लेट को बनाना शुरू किया, लेकिन एक विपदा के समय इन्होंने मिट्टी कूल फ्रिज का जो एक अवधारणा थी, उसको जन्म दिया और आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर यह भी हुआ मिट्टी कूल फ्रिज। तो ये ग्रामीण उद्यमिता के उदाहरण हैं। अ, प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे महिला उद्यमिता के विषय में। अभी हम लोगों ने ग्रामीण उद्यमिता के विषय में जानकारी प्राप्त की और यह कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला कि अगर ग्रामीण भारत का जो है विकास करना है, तो ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत सारे युवाओं को अपना करियर बनाना होगा। जब हम बात करते हैं महिला उद्यमिता की, तो आप सब जानते हैं कि भारत में अगर महिला पॉपुलेशन की बात करें, लगभग 50% है। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत में महिला उद्यमियों के प्रतिशत की, तो यह बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि इनका जो उद्यमिता के क्षेत्र में जो कार्य करने का प्रतिशत है, वह बहुत ही कम है। तो इस दिशा में भी उद्यमिता का जो क्षेत्र है, बहुत ही इमर्जिंग है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे भारत जो आज एक डेवलपिंग कंट्री है, एक विकासशील देश है, इसको कैसे विकसित भारत जो है बनाया जाए। इस क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं कि महिला उद्यमिता के क्षेत्र में भी कार्य करने की उद्यमियों को कार्य करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। महिला उद्यमियों पर चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए अपने समकक्षों की तुलना में जब पुरुष प्रधान जब एक ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष जो है उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो समकक्षों की तुलना में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी वे सफल होने और अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। ऐसा देखा गया, जो तमाम उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थान हैं और ईडीआईआई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे जो सरकार के संस्थान हैं जिन्होंने एक स्टडी की और स्टडी में इन चीज़ों पे फाइंडिंग आई कि अगर कोई महिला उद्यम स्थापित करता है, स्पेशली महिला उद्यम महिलाओं के द्वारा ही उसको स्थापित करने की बात की जाती है और ऐसा ही होता है, तो वह ज़्यादा अच्छे से अपने कार्यों को कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाता है, तो उसमें ज़्यादा जो है सफलता की संभावनाएँ होती हैं। तो विकासशील देशों में उद्यमी बनने के लिए पुरुष समकक्षों की तुलना में महिलाएं सामाजिक सांस्कृतिक जटिलताओं से अधिक प्रभावित होती हैं। इनकी उन्नति के बावजूद इतनी सारी अगर उन्नति है इनके पास, उसके बावजूद भी तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हायर एजुकेशन में और स्कूलों में, हर क्लास में महिला उद्यमिता के विषय में विद्यार्थियों को जो है अवगत कराया जाए कि किस प्रकार से जो है महिलाएं, बालिकाएं अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम देखें तो महिला उद्यमियों को एक महिला या महिलाओं के समूह जो एक व्यावसायिक संस्था की शुरुआत संगठित और संचालित करते हैं, और स्पेशली एक महिला उद्यम वह है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण एक महिला के पास है। एक महिला उद्यम वह है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण एक महिला के पास है, जिसमें पूंजी का न्यूनतम वित्तीय हित 51% है और जो महिलाओं को उत्पन्न रोजगार में से कम 51% रोजगार देता है। यह
अगर इस प्रकार के जो फीचर्स अगर मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यह महिला उद्यमिता का उदाहरण है। क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें महत्वपूर्ण? पहला यह है कि उसकी ओनरशिप महिला के पास होगी। उसमें जो पूँजी का निवेश है, जो वित्तीय हित है, वो 51% है और जो जो उसमें एम्प्लॉयमेंट का जो जनरेशन किया गया है, उसमें 51% रोजगार जो है, वह महिलाओं के द्वारा ही प्राप्त किया गया हो। माने 51% एम्प्लॉयी जो हैं उसके वुमेन ही होना चाहिए, महिलाएँ ही होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो महिला उद्यमिता के क्षेत्र में भी वर्तमान में बहुत ही आशातीत प्रगति हो रही है। इसमें शिक्षा, अम, उद्यमिता विकास की कार्यशालाएँ और अलग-अलग प्रकार से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनक्यूबेशन सेल्स हैं, यह कलेक्टिव रूप से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो महिला उद्यमियों को प्रभावित करते हैं, उसमें एक व्यक्तिगत कारक तो होते ही हैं, साथ ही साथ बाहरी कारक भी होते हैं। जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत कारकों की, तो व्यक्तिगत कारकों में अगर हम देखें, तो प्रतिबद्धता, दक्षता, विचार, बाज़ार और संसाधनों तक पहुँच, सभी चीज़ों को हम शामिल करते हैं। और जब बाहरी कारकों के विषय में बात करें, तो व्यवसाय विकास संगठन, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र और व्यापक रूप से जो है बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ और आर्थिक बाजार पर्यावरण कारकों का जो है कारक, जैसे मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और सरकार की तमाम नीति, सामाजिक सांस्कृतिक, अगर हम अंत में कहें तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ कारक उद्यमिता में प्रवेश करने वाले महिलाओं के दृष्टिकोण, आकांक्षाओं और आत्मविश्वास, ये सभी ऐसे कारक हैं जो महिला उद्यमियों को प्रभावित करते हैं। ये तय करते हैं कि समाज में महिला उद्यमिता का प्रतिशत बढ़ेगा कि उस दिशा में और कार्य करने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, तो अगर सरकार की नीति जो है कुछ इस प्रकार से है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में सहूलियत हो रही है, तो वहाँ पे महिला उद्यमिता की संख्या बढ़ेगी। महिला उद्यमिता विकास के लिए सरकार बहुत सारी सहायताएँ भी प्रदान करती हैं। सरकारी और गैर सरकारी जो निकाय महिलाओं और समूहों को स्वरोजगार और व्यावसायिक उपक्रमों के माध्यम से आय सृजन के अवसरों का प्रयास करने के लिए संलग्न और प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही साथ महिला उद्यमियों में नई बहुत प्रवृत्तियाँ आई कि अब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिला उद्यमी अपना करियर नहीं बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब सिलाई, बुनाई, सिलाई और ब्यूटीशियन के क्षेत्र से भी ऊपर जो महिला उद्यमी हैं, वह तमाम एमएसएमईज़ और उससे भी बड़े स्तर पे उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। महिला उद्यमिताओं की दिशा में अगर देखा जाए, जो महिला उद्यमी हैं, उसमें एक मैं आपके सामने उदाहरण लूँगा जो कि आपके आम जीवन से संबंधित है। महिला उद्यमियों के कुछ उदाहरण में जैसे श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ ले लीजिए। तो श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ समिति ऐसे अभियानों में से एक है, जिसे महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। सब लोग आप जानते हैं, लिज्जत पापड़ कंपनी गुजरात की 7 अर्ध साक्षर महिलाओं की दिमाग की उपज है। अर्ध साक्षर माने जिन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूर्ण रूपेण से साक्षर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा एक महिला उद्यमिता के क्षेत्र में कारोबार
स्थापित किया। 1959 में मुंबई के एक आवासीय भवन की छत से शुरुआत की गई लिज्जत पापड़ उद्योग की, लिज्जत पापड़ कारोबार की आज लगभग 45,000 कर्मचारियों की संख्या से ज़्यादा इसमें महिलाएं कार्यरत हैं। ब्रांड अपनी श्रेणी में अग्रणी है और निर्यात भी करता है। आज हमारे देश में फॉरेन करेंसी भी श्री महिला गृह उद्योग, लिज्जत पापड़ जैसे तमाम ऐसे उपक्रम हैं जो महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उनके द्वारा प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो महिला उद्यमियों के कई अन्य प्रेरक उदाहरण हैं, जो संभावित युवाओं को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम है किरण मजूमदार साहब, एक भारतीय अरबपति उद्यमी हैं। वह बेंगलुरु, भारत में स्थित एक जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की संस्थापक हैं। उन्होंने 70 के दशक के अंत में बेंगलुरु में किराए के परिसर में कुछ हजार रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ बायोकॉन इंडिया की स्थापना की। उन्होंने बायोकॉन को एक औद्योगिक किण्वक निर्माण कंपनी से पूरी तरह एकीकृत एकीकृत जैव दवा कंपनी में परिवर्तित किया। उन्होंने विज्ञान की प्रगति, वाणिज्य के विकास और उन लोगों को प्रेरणा दिया जो कि इस दिशा में थोड़ा-सा भी रुचि रखते थे। उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा, जो उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, जिनके अंदर इनोवेटिव थॉट्स है, नया कुछ करने की एक जज़्बा था। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार भी प्राप्त किए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे भारत के कुछ लोकप्रिय महिला उद्यमियों के नाम भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जैसे राधिका घई, और साथ ही साथ आप वंदना लूथरा, वाणी कोला, ऋतु कुमार, सुचि मुखर्जी और अदिति गुप्ता। ऐसे बहुत सारे आपको नाम मिल जाएँगे जो महिला उद्यमिता के क्षेत्र में आज शून्य से शिखर की जो है एक दूरी को उन्होंने कैसे तमाम चुनौतियों को अवसर में जो है बदलने का कार्य किया है। तो हम कह सकते हैं कि महिला उद्यमिता के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसी प्रकार से सामाजिक उद्यमिता की बात आती है। आप समझ सकते हैं कि सामाजिक उद्यमिता जो है उद्यमिता का वह क्षेत्र है जहाँ पे हम सामाजिक गतिविधियों के साथ-साथ जो है सामाजिकता को लेकर के जो है अपने उद्यमिता के कार्यों को करते हैं। सामाजिक उद्यमिता को उन गतिविधियों और प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक नए उद्यम बनाकर या मौजूदा संगठनों को एक अभिनव तरीके से प्रबंधित करके सामाजिक संपदा को बढ़ाने के अवसरों की खोज, परिभाषित और दोहन करने के लिए शुरू की जाती है। सामाजिक उद्यम संगठनों की अपनी स्थिरता के साथ सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता देते हैं। सोसाइटी फर्स्ट, और जब सोसाइटी फर्स्ट होती है उस बेस पे इनके तमाम उद्यमिता के कार्य जो है होते हैं। जब बात आती है कि सामाजिक उद्यमिता के कौन-कौन से महत्वपूर्ण जो है फीचर्स हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें पहला होता है कि सामाजिक उद्यमिता निश्चित किसी सामाजिक जो है क्षेत्र से ही संबंधित होता है। सामाजिक उद्यमी सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन का एक कारक होता है। सामाजिक उद्यमी निजी मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्यों का अनुसरण करते हैं। वे समाज और पृथ्वी की सेवा की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नए-नए अवसरों को तलाशते हैं। वे मौजूदा अनसुलझी सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजने के लिए नवाचार का अनुसरण करते
सकते हैं। वे सामाजिक चुनौतियों का जवाब देने के लिए अपनी क्षमता, मॉडल और संगठनात्मक ढांचे को अनुकूलित करते हैं। वे नए समाधान के लिए अपने प्रयास में नई अंतर्दृष्टि के लिए खुले हैं और अपनी दृष्टि को पूरा करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में जो लोग अपना उद्यम स्टार्ट करते हैं, वह समाज से बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं और समाज की विविध चुनौतियों में से कुछ उन्हीं में से अवसरों को जो है वह तलाशने का काम करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेंगे। गूंज एक सामाजिक उद्यमिता का उदाहरण है जिसकी स्थापना 1999 में अंशु गुप्ता ने की थी। गूंज भारत में आपदा राहत, मानवीय सहायता और सामुदायिक विकास में लगी हुई है। गूंज अपने लक्षित लाभार्थियों के लिए कपड़ों की अप्रबंधित आवश्यकता का लाभ उठाता है। गूंज गांव में कुओं, साफ तालाबों, सड़क की मरम्मत, स्कूल आदि के रूप में जो है बुनियादी सुविधाओं और निर्माण के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है। इस प्रकार से अगर हम आगे उद्यमिता के आयामों पे चर्चा करें तो एक बड़ा महत्वपूर्ण है परिस्थिति केंद्रित उद्यमिता, इकोप्रेन्योरशिप जिसको कहते हैं। परिस्थिति केंद्रित उद्यमिता यह हमारे वातावरण, जो प्राकृतिक संसाधन है, उससे बहुत ही अच्छे से कनेक्ट होता है। परिस्थिति केंद्रित उद्यमिता का अर्थ है उद्यमिता की प्रक्रिया जहां उद्यमी ऐसे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उद्यम करता है जिसमें पर्यावरणीय लाभों पर ध्यान केंद्रित होता है, जैसे कि पुनः प्रयोज्य उत्पादों से लेकर प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ऊर्जा की खपत को बचाने वाले हरित उत्पाद, प्रदूषण की देखभाल करने वाली सेवाएं, पशु जीवन, पेड़, वनस्पति, जीव आदि। प्रदूषण की देखभाल, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रदूषण को कम करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण उद्यमिता, इन्वायरमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप पर्यावरण पूंजीवाद के रूप में भी जाना जाता है। यह दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यावरण उद्यमिता और पर्यावरण पूंजीवाद। परिस्थिति केंद्रित उद्यमिता को चलाने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऐसे उपक्रमों को चलाने वाले कई कारक हैं, जैसे बढ़ती आबादी, संसाधनों की कमी के साथ इस कमी के मुद्दे को हल करने के लिए जागरूकता बढ़ी है। जैसे भारत सहित विश्व स्तर पर पानी की कमी सर्वविदित चिंता का विषय है। आप देख रहे हैं कि जून का महीना चल रहा है और पूरे वर्ल्ड में अगर हम कहें तो ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के क्राइसिस है। तो परिस्थिति केंद्रित उद्यमी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, किस प्रकार से वाटर को कंजर्व करके और इस पे अच्छे से कार्य किया जाए और जलवायु परिवर्तन, ग्रह पर जीवन, आजीविका पर इसका प्रभाव इस क्षेत्र में भी ये प्रभाव डाल रहा है। अगर हम देखें परिस्थिति केंद्रित उद्यमिता का अगर एक उदाहरण लें, असम में एक पर्यावरण अनुकूल परियोजना पानी की बोतलों के उत्पादन के लिए बांस का उपयोग करती है। पुनर्नवीनीकरण, एल्युमिनियम के डिब्बे में पैक किए गए प्राकृतिक बसंत जल पेय को पैकेज करने के लिए भी एक उद्यमी शीतल परियोजना है, एक उद्यम शीतल परियोजना है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे वाटर को बोतलों के उत्पादन के लिए बांस का उपयोग कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, वह आने वाले समय में पुनः वह बॉटल रिसाइकिल की जा पाएगी। तो जैसे प्लास्टिक है और तमाम जो धातुओं की बॉटल हैं, यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो जो परिस्थिति केंद्रित उद्यमी होते हैं, यह हमेशा इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्यवहार
करते हैं और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए उद्यमिता के कार्यों को संपादित करते हैं। फिर जब हम बात करते हैं सांस्कृतिक उद्यमिता की, तो सांस्कृतिक उद्यमिता जो होता है, इसमें संस्कृति, सभ्यता, इन विषयों को ध्यान में रख कर के उद्यमिता का कार्य किया जाता है। सांस्कृतिक उद्यमी दूरदर्शी होते हैं, जो सांस्कृतिक और अन्य उत्पादन कारकों को एक व्यवसाय मॉडल की संरचना के लिए जुटाते हैं, जो एक सांस्कृतिक गतिविधि से प्राप्त राजस्व के माध्यम से अपने को सरवाइव कराते हैं। अ, अगर हम देखें, एगेसन ने 2008 की जो सांस्कृतिक उद्यमिता को कैसे परिभाषित किया। अ, ऐसे उद्यमी जो जोखिम लेने वाले, परिवर्तन के एजेंट, रचनात्मक विचारक, जो टिकाऊ और रचनात्मक सांस्कृतिक गतिविधियों और संगठनों से आय प्राप्त करते हैं, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और रचनात्मक जो है निर्माताओं और सांस्कृतिक उत्पादों और सेवाओं के उपभोक्ताओं दोनों के लिए सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण करते हैं। यह जो है सांस्कृतिक उद्यमिता को इस प्रकार से इन्होंने परिभाषित किया कि संस्कृति जो है उसके मूल में है। जैसे अगर इसकी विशेषताओं की बात हम करें, एक राष्ट्र, एक क्षेत्र, एक संगठन के मूल्यों के अस्थायी सेट और उद्यमिता को एक कार्य और प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज, क्षेत्र, संगठन या व्यक्ति धन बनाने के अवसरों की पहचान करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सांस्कृतिक उद्यमिता के क्षेत्र में भी उद्यमिता बहुत सारे यूथ, युवा इस क्षेत्र में भी अपना कैरियर आज बना रहे हैं, क्योंकि जितने भी आयाम है उद्यमिता के, यह सभी जो है एक उभरते हुए अवसर हैं कि हम इस क्षेत्र में कार्य कैसे करें। एक और बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, वह है तकनीकी उद्यमिता। आप सभी तकनीकी उद्यमिता से तो बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। तकनीकी उद्यमी अपने व्यवसाय मॉडल के रूप में अगर देखें तो मुख्य रूप से वह तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। प्रश्न है कि तकनीकी उद्यमिता है क्या? तकनीकी किसी कार्य को कैसे सरल बनाया जाए। उदाहरण के लिए आज 7 जून 2024 दिन शुक्रवार को आप सभी लोग स्वयं प्रभा के चैनल से जो है अपने घर में बैठ करके उद्यमिता BCOS 185 के पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं। तो यह एक तकनीकी के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है कि हम जो है स्टूडियो में हैं स्वयं प्रभा के, और आप अपने घर से कहीं पे भी सिर्फ कनेक्ट हो करके जो है इंटरनेट से आप इस लाइव काउंसलिंग क्लास को आप सुन पा रहे हैं। तो ये किसका प्रतिफल है? यह तकनीकी उन्नयन का प्रतिफल है, तकनीकी विकास का प्रतिफल है। तो तकनीकी उद्यमी हमेशा तकनीकी के विविध जो विकास हैं उनका उपयोग करके उद्यमिता को जो है संचालित करते हैं। उदाहरण मैं यहाँ लेना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं भारत में, बहुत सारे ऐसे विदेशों में उद्यमिता के उदाहरण मिलेंगे जो तकनीकी उद्यमिता पर ही आधारित है। जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ऐसे बहुत सारे आप ऐप देखते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं। ये सभी तकनीकी उद्यमिता के उदाहरण हैं। किस लिए? क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करके उद्यमिता के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जोखिम भी सब में इन्वॉल्व है।
क्योंकि बार-बार मैं कहता हूँ कि जोखिम यह उद्यमिता का एक बहुत ही आवश्यक तत्व है और अम, जितना कोई उद्यमी जितना जोखिम लेगा, उसकी लाभ की संभावनाएँ उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तकनीकी उद्यमिता वर्तमान में बहुत त्वरित गति से आगे बढ़ रही है। जब हम बात करते हैं तकनीकी उद्यमिता की विशेषताओं की, तो निश्चित इसमें तकनीकी को प्राथमिकता दी जाती है और प्रौद्योगिकी उद्यमी एक योजना बनाते हैं। जो प्रौद्योगिकी उद्यमी एक योजना बनाते हैं, उसे विकसित करते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं, जो कि इन्क्यूबेशन की भी चर्चा हम कर रहे हैं बार-बार कि इन्क्यूबेशन मतलब जहाँ पे जो ठाट है, जो आइडिया है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पे हम पूरा एक वर्कआउट करते हैं। तो क्या आइडिया होगा, कैसे वर्क करेगा? तो यह तकनीकी उद्यमिता के महत्वपूर्ण विशेषताओं में है। अगर हम देखें तो तकनीकी उद्यमिता जो है आज बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे तमाम जो है तकनीकी के उभरते हुए जो कॉन्सेप्ट है इस पे आधारित है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो प्रौद्योगिकी पार्क भी जगह-जगह स्थापित किए गए हैं, जिससे कि जो आने वाले समय जिनको अपना कैरियर अम, तकनीकी उद्यमिता के क्षेत्र में स्थापित करना है, वह प्रौद्योगिकी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क में जाएँ और वहाँ पे तकनीकी किस प्रकार से मानव जीवन को, मानव जीवन स्तर को समृद्ध, उन्नत बनाने में कार्य कर रही है, उसको देखें, समझें और कुछ आइडिया जनरेट करें। इस दिशा में भी बहुत तेज़ी से जो है कार्य हो रहा है। तो तकनीकी उद्यमिता जो है वर्तमान में जो उद्यमिता के विविध आयाम हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उभरता हुआ आयाम है। साथ ही साथ एक और उद्यमिता का आयाम है जिसको विरासत और पर्यटन की उद्यमिता कहते हैं। यह विरासत और पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के अवसरों को उपलब्ध कराता है। इसमें वे व्यापार मॉडल शामिल है जो विरासत पर्यटन सेवाओं को यात्रा अनुभव के रूप में स्थान देते हैं। लक्षित ग्राहकों और हितधारकों द्वारा मूल्यवान मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के अयोध्या को लें, जहाँ श्री राम जी का मंदिर जो है अभी हाल में नवनिर्मित हुआ। तो वह विरासत और पर्यटन उद्यमिता के कारोबार का जो है एक बहुत ही जो है उभरता हुआ क्षेत्र है। इसमें पुरातत्व, वास्तुकला, कला, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक पर्यटन, संग्रहालयों, सैन्य इतिहास, संगीत समारोहों, तीर्थ आदि के पर्यटन संबंधी स्थल शामिल होते हैं। तो उसमें चाहे भारत हो, चाहे विश्व हो, उसमें कोई भी विरासत और पर्यटन के क्षेत्रों में जो है उद्यमिता के अवसरों को स्टार्ट किया जा सकता है। क्योंकि उद्यमिता जो है किस प्रकार से धन का सृजन किया जा रहा है, किस कॉन्सेप्ट से किया जा रहा है, यह इससे आधारित है। पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से जो है स्कोप है। वर्तमान में आप देखिए पूरा उत्तराखंड माने जहाँ पे इस समय मौसम बहुत ही अनुकूल है। जैसे कई जगहों पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं पे टेम्परेचर जैसे ऐसा लग रहा है कि अभी ठंडक पड़ रही हो। तो वह पर्यटन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे उद्यमी हैं, जो पर्यटन उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करते हुए धन का अर्जन कर रहे हैं। तो बस आपके अंदर
आइडिया इम्पोर्टेंट है कि कौन-सा आइडिया है, उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो विरासत और पर्यटन उद्यमिता भी बहुत अच्छा कार्य करने के क्षेत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता की जब हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता का अर्थ है उस प्रक्रिया से जहां एक उद्यमी देश की सीमाओं से परे उत्पादों और सेवाओं को पेश कर रहा हो। माने जहां पे एक देश की भौगोलिक जो एक मानचित्र है उससे आगे की एक एंटरप्रेन्योरियल उद्यमिता की कारोबार को किया जाए। इसमें वैश्विक व्यापार, अन्य देशों में उत्पादों का निर्माण या सेवा सहयोग, परियोजनाएं, सभी चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें, निर्यात प्रोत्साहन परिषदें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हस्तशिल्प निर्यात प्रोत्साहन परिषद, ईपीसीएच और भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, एफआईईपी, साथ ही निर्यात ऋण गारंटी निगम, ईसीजीसी, तमाम ऐसे संगठन हैं जो इस क्षेत्र में बहुत मदद करते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों अगर हम बात करें, जो बहुत संक्षिप्त में एक एचआर में जो आपका एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज उद्यमियों की दक्षताएं, तो इस पे भी अगर एक अवलोकन करें तो दक्षता का मतलब जब आप किसी कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाने में सक्षम होते हैं, तो उसके लिए किन किन गुणों का होना आपके अंदर आवश्यक है और उसको आप कैसे अपने अंदर आत्मसात करेंगे, कैसे उसको बढ़ाएँगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उद्यमियों की दक्षताओं की जब हम बात करते हैं, तो उद्यमिता दक्षता होती क्या है? इसमें रचनात्मकता का बड़ा रोल है। इसमें नवाचार का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें पारस्परिक कौशल, इंटरपर्सनल जो एक स्किल होती है, उसका भी रोल है। व्यावसायिक नेतृत्व, बिजनेस लीडर, समस्या समाधान कौशल, माने कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को रखते हैं। संप्रेषण, कम्युनिकेशन और परक्रामण, निगोशिएशन और जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर यह कॉम्पिटेंसीज एक उद्यमी में है, जो कि अभी जिन तमाम आयामों की हमने चर्चा की, अगर उस क्षेत्र में उद्यमी अपना कारोबार करना चाहता है, तो उसके अंदर अ, यह तमाम दक्षताओं का होना अनिवार्य है। चाहे वह रचनात्मकता हो, चाहे नवाचार हो, चाहे वह पारस्परिक कौशल की बात हो, चाहे वह व्यावसायिक नेतृत्व की बात हो, चाहे समस्या समाधान, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका माइंडसेट होना चाहिए और संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मत भिन्नता समाधान, सहानुभूति, सकारात्मक संचार, पॉजिटिव कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण और अनुकूलनशीलता, आत्मविश्वास, धैर्य, सहयोग या सामूहिक कार्य, लचीलापन और कूटनीति, ये तमाम ऐसे गुण हैं जो उद्यमिता दक्षता के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। किस प्रकार से किसी जो है मत भिन्नता जिसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं उसका हल निकाला जाए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अनरेस्ट पैदा करेगा और अनरेस्ट आपके पॉजिटिव जो वर्क करने की एक स्किल है उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो किसी भी एक उद्यमी को हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की तरफ कैसे आगे बढ़े, इसकी कला आनी चाहिए। इम्पैथी सिंपैथी के गुण होने चाहिए। सकारात्मक संचार जिसको कहते हैं, जब वो किसी से संप्रेषण करे तो उसका प्रभाव पॉजिटिव होना चाहिए। और एक्टिव श्रवण की बात की गई है, सक्रिय श्रवण कैसे किया जाए, और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। तो किसी भी उद्यमी को जब वह उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको अंदर सबसे पहली चीज यह होनी चाहिए कि वह इस बात को कहे कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। अगर वह इस कार्य को
कर सकता हूँ, सोच सकता है, तो वह उसको कर सकता है। जैसे अभी आपने बहुत सारे आयाम आपने देखे। तो मान लीजिए हम बात करें महिला उद्यमी की, अगर कोई महिला है सोचे नहीं हम इस कार्य को कर सकते हैं, तो समझिए कि वो सफलता की प्रथम सीढ़ी है। उसी प्रकार से धैर्य, पेशेंस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है उद्यमिता के क्षेत्र में। हम प्रायः यह सोचते हैं कि आज हमने अपना उद्यम स्टार्ट किया है, कल ही हम जो है फोर्ब्स की सूची में आ जाएँ। नहीं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपना व्यवसाय आगे बढ़ता है और बहुत निरंतरता, बहुत कड़ी मेहनत, लगन की ज़रूरत पड़ती है। सहयोग या सामूहिक कार्य, यह बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों को हेल्प करें और हम ग्रुप में कार्य कर सकें। यह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आप इंडिविजुअल तो बहुत अच्छा कार्य करते हों, लेकिन जब आप ग्रुप में कार्य करने की बारी आती है, तो आप नहीं करते। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा फॉलोअर भी बनना होगा। मतलब एक इंडिविजुअल टीम प्लेयर जो अपने लीडर की ऑर्गेनाइजेशन में बात को माने और अच्छा कार्य करे, तभी आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। तो यह क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप जो उद्यमी है, उसके अंदर भी होनी चाहिए। और नवाचार की जो प्रक्रियाएँ हैं, उसका भी पालन करना चाहिए। जैसे आइडिया की उत्पत्ति कैसे होगी, पक्षपोषण, प्रयोग, वाणिज्यीकरण, प्रसार, कार्यान्वयन, साथ ही साथ जो एक रचनात्मकता की बात की जाती है स्किल में, कि उद्यमिता की जो एक दक्षता होती है, उसमें रचनात्मकता का बड़ा ही अहम रोल है। रचनात्मकता प्रभावी प्रबंधन को सक्षम बनाती है और यह समस्याओं को बेहतर तरीके से समाधान कर सकती है, यह अनसुलझी समस्याओं को हल कर सकती है, यह उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित और सक्षम बनाती है। यह कमजोरियों जो अपनी कुछ कमजोरी है अपने उद्यम की, उस पे नियंत्रण करने में मदद करती है। यह नवाचार और नवीन विचारों की ओर ले जाती है। यह बाजार और प्रतिस्पर्धाओं के मुकाबले हमें ज़्यादा ग्रोथ बढ़त देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो उद्यमिताओं की दक्षताएँ हैं, इसमें चाहे बहुत सारे जैसे कैसे आप आने वाले भविष्य में जोखिम को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, जोखिमों का पूर्वाभास करना, उसका विश्लेषण करना, परिकलित जोखिम लेने की क्षमता, क्षमताओं और कौशल का एक समूह जो उद्यम की सफलता के लिए नवोदित उद्यमी में होना बहुत ही आवश्यक है। तो चाहे वह जोखिम को फोरकास्ट करना हो, चाहे वह नेगोशिएशन की कला हो, चाहे वह कम्युनिकेशन की स्किल हो, चाहे वह लीडरशिप स्किल हो, सभी मोटिवेशन स्किल हो, ये सभी स्किलों में पारंगत होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज उद्यमिता BCOS 185 की इस जो है ऑनलाइन स्वयं प्रभा के सेशन में आप लोगों ने उद्यमिता के आयाम, जिसमें ग्रामीण उद्यमिता, महिला उद्यमिता, सामाजिक उद्यमिता, पारिस्थितिक केंद्रित उद्यमिता, सांस्कृतिक उद्यमिता, तकनीकी उद्यमिता, विरासत और पर्यटन उद्यमिता, सांस्कृतिक उद्यमिता के साथ-साथ आपने उद्यमिता के जो विविध दक्षताएं होती हैं, जैसे रचनात्मकता, नवाचार, पारस्परिक कौशल, व्यावसायिक नेतृत्व, समस्या समाधान, कौशल, संप्रेषण और परिक्रमण और जोखिम प्रबंधन जैसे विविध जो है दक्षताओं के विषय में आपने जानकारी हासिल की है। निश्चित आप सभी उद्यमिता के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जब ज्ञान को हासिल करेंगे, तो इससे आपका आत्मविश्वास जो है वह बहुत अच्छा अच्छे से विकास की दिशा में बढ़ेगा। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो आने वाले समाज में एक आप अच्छे उद्यमी बनेंगे और देश को जो है आप विकासशील भारत से विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने में आप सहायता करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो स्वयं प्रभा
पे आप लोगों ने ज्ञान को अर्जित किया है, उसको आत्मसात करें और अपने ई कंटेंट से खूब अच्छे से इसको डिटेल में और भी अध्ययन करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जितना स्किल को आप डेवलप करेंगे, उतने अच्छे आप उद्यमी बनेंगे, उतने आप सफल उद्यमी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।